हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, देखिए पिछले वीडियो तक आपने क्या पढ़ा, साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया में जो इवेंट्स हुए उनकी टाइमलाइन। अब देखो चैप्टर में मजा यहां से आना चालू होता है। क्यों? क्योंकि यहां से आप क्या करोगे, जो अपना रीजन है ना साउथ एशिया, उसे बहुत बेहतरीन तरह से जानने वाले हो। मतलब पाकिस्तान है हमें पता है, साउथ एशिया में बांग्लादेश है हमें पता है, हमें इंडिया की हिस्ट्री पता है कि 1947 के बाद में क्या हुआ। इनफैक्ट आपकी बुक 2 जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से वो बता देगी, ठीक है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, सारी चीजें। लेकिन हमारे आजू बाजू जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या हो रहा था, ठीक है, वो किस तरह से ग्रो करे, तो वो जो पूरी हिस्ट्री है, वो जो पूरी पॉलिटी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुए, एसोसिएटेड इवेंट्स क्या हुए, वो सब कुछ जानने के लिए आपको यहां पर इस चैप्टर में एक एक करके सारे, जैसे आप अभी पाकिस्तान का पढ़ोगे, नेक्स्ट वीडियो में बांग्लादेश के बारे में पढ़ोगे, नेपाल के बारे में पढ़ोगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ोगे, तो ये जो आगे आने वाले 4 वीडियोज है ना, इसको मिलाकर इसमें क्या है, आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारे नेबरिंग स्टेट्स में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा है, किस तरह से वहां की हिस्ट्री जो है इंडिपेंडेंस के बाद में इवॉल्व हुई है। तो मजेदार है और वो जानना जरूरी भी है, क्योंकि क्या होता है ना, हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को समझेंगे, ठीक है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो हम उसमें एक पर्सपेक्टिव आईआर का भी रखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन का। लेकिन वहां पे दिक्कत कहां जाती है कि हमें ये पता है कि इश्यूज क्या चल रहे हैं, लेकिन उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है वो नहीं समझ में आता है। तो यहां से आप एक एक करके वो सारी चीजें समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। जी हां, देखिए क्या है, तो पॉलिटिकल सक्सेशन इन पाकिस्तान। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए यहां पे रोकूंगा और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखो यहां पे आपको चीजों को क्या करना है, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है। जैसे अगर हम एक एक लीडर का नाम लिखने बैठ जाएंगे तो इतने सारे लीडर हुए पाकिस्तान में कि वही याद करना मुश्किल हो जाएगा, और वो जरूरी भी नहीं है। आपको एक थीम समझ में आना चाहिए, तो वो थीम में कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको बहुत कीनली सुनोगे और ऑब्जर्व करोगे चीजों को, क्योंकि आज आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे ना तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी जब हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप इतना तो पैटर्न आप समझ ही गए हैं कि हम सिर्फ बुक और टॉपिक तक सीमित नहीं रहते हैं, चीजों को इंटरकनेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सक्सेशन इन पाकिस्तान, आजाद हमारे साथ में हुआ। अब उसमें पॉलिटिकल सक्सेशन कैसे स्टार्ट हुआ है, मतलब कि किसके बाद कौन आया, जैसे हम देखेंगे तो हमारे यहां सिंपल था कि डेमोक्रेसी बनी रही, डेमोक्रेसी एक बार भी खत्म नहीं हुई है। यहां हेडिंग क्या है, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मतलब डेमोक्रेसी भी रही है, मिलिट्री रूल भी रहा है। इनिशियली क्या हुआ, तो जैसे अगर हम देखेंगे 47 के बाद से ही उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके बनते गए, हटाते गए। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है, अमेंडमेंट होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप नहीं किया जाता है। यहां संविधान के संविधान स्क्रैप कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको बुक में दिया है क्या, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सा टाइम पीरियड दिया है, 1958, ठीक है। ध्यान रखते चलना, थोड़ा सा डेट्स में ज्यादा उलझना मत, आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपको डेट्स बता रहा हूं बस, कि आपको थोड़ा एक आइडिया रहे, ठीक है। देखो 1958 से चीजें स्टार्ट होती है कि कैसे पॉलिटिकल सक्सेशन हुआ है। इनफैक्ट आप कहेंगे कि 1958 के पहले क्या है, 47 से 58, 9 साल, ये भी बहुत मायने रखते हैं। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के बाद में और 6 प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो ये जो टाइम पीरियड रहा है, जैसे 1951 से वहां पे एक तरह से आप कहोगे कि इलेक्शन होना, इलेक्शन होने के साथ साथ में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आना स्टार्ट होती है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। कुछ ग्रुप जो रहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि रिलीजियस लाइंस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम करना चाहिए, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप और कुछ डेमोक्रेसी को एस्पायर करने वाले ग्रुप्स भी थे। तो उसके चलते क्या है, जैसे हम कहेंगे कि प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर जो लियाकत अली खान रहे, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो 51 से 58, ठीक है, 51 से 57 आई गेस, हाँ 51 से 57 के बीच में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, 6 प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो मॉकिंगली इस इवेंट पे क्या कहते हैं पता है, इतनी मैंने धोतियां नहीं बदली है जितने इनके प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि इनिशियल स्टार्ट जो था डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में, वो क्या रहा है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा है। 58 के बाद क्या हुआ सर, 58 के बाद उन्होंने बोला डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है, और जैसे अगर आप देखोगे ना तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर आई गेस शायद मिर्जा थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने मिलिट्री जनरल किसको बनाया था, अयूब खान को, ठीक है। देखो यहां पे हिस्ट्री कैसे अपने आप को रिपीट करती है, वो एक पॉइंट ध्यान रखना आप। तो उन्होंने मिलिट्री जनरल किसको बनाया, अयूब खान को, कब, 1958। मैं वही कह रहा हूं, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1958 जो है, 1958 में पावर कौन ले लेता अपने हाथ में, जनरल अयूब खान। तो मिलिट्री रूल आ गया यहां पे, ठीक है।
क्योंकि 57 58 के पहले तक का जो टाइम रहा तो मैंने बताया इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक, अयूब खान के पास में पावर आती है, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब देखो पावर ले ली अपने पास, मिलिट्री रूल आ गया और अपने आप को इलेक्टेड करवा देते हैं, ताकि मतलब अपने आप को क्या है, जैसे आप देखोगे रेफरेंडम वगैरह करवा के इलेक्ट करवा लेते हैं, जिससे उनको ऐसा लगे कि आम जनता को ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे लीडर है। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो मिलिट्री डोमिनेशन रहा है, और इस पॉइंट को ध्यान रखना आगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई मिलिट्री डोमिनेटेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। गेटिंग द आइडिया? ठीक है, तो पहला अगर हम देखें पॉलिटिकल सक्सेशन, तो पहली बार जो मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है, मिलिट्री रूल लगता है, वो जनरल अयूब खान के अंडर में लगता है। ठीक है, जनरल अयूब खान। अभी जनरल अयूब खान को आप पिछले वीडियो में देख के आए हो, जब मैंने टाइमलाइन बताई थी तो मैंने आपको वहां कहा भी था कि आगे हम तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी कनेक्ट करते हैं। अयूब खान के पास पावर आई 58 में। ठीक है, फिर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो 58 में इन्होंने पावर ली। 58 में पावर लेने के बाद में इन्होंने कब तक रूल किया पता है? 1969 तक, 11 साल, 1969 तक। अब क्या हो रहा था ना कि देखो इनके इस टाइम पीरियड में एक बड़ा इवेंट हुआ। कौन सा, गेस करो जरा। इवेंट अगर आपने गेस कर लिया तो मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। 1965 का जो वॉर था। अब मिलिट्री रूल पाकिस्तान में अगर पॉपुलर था ना, उसके पीछे एक कारण ये भी होता था कि पाकिस्तान की जो जनता है, ठीक है, पाकिस्तान की जनता जो है, या फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो रूलिंग क्लास है, वो ये चाहती कि इंडिया के साथ रिलेशंस क्या सुधरे ना, इंडिया के साथ में रिलेशंस हमेशा उलझे हुए रहे, कश्मीर इशू हमेशा हाईलाइटेड रहे, ताकि उनकी डोमिनेशन बनी रहे। आगे पॉइंट और ये समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, अगर समझ नहीं आया अभी तो उसके चलते क्या होता है, जब 1965 की वॉर में पाकिस्तान मिलिट्री जो है, जो इनकेपेबल साबित होती है और हारती है ना, तो उसके चलते क्या, जनरल अयूब खान का जो रूल था वो इतना पॉपुलर नहीं रह पाता है। ठीक है, जनरल अयूब खान के अगेंस्ट में आवाज उठने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस तरह से ही हैड टू गिव अप द ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन, व्हेन द पीपल वर डिससैटिस्फाइड, व्हेन द रूलिंग क्लास वाज डिससैटिस्फाइड, तो एक तरह से जो डिससैटिस्फैक्शन का माहौल बना जनरल अयूब खान के अगेंस्ट में, तो उन्होंने रिजाइन करते हुए उन्होंने पावर किसको दे दी? उन्होंने पावर दी जनरल याह्या खान को। ठीक है, आगे समझ में यहां तक तो हम पहला पॉलिटिकल सक्सेशन, देखो नाम बहुत सारे मैंने भी बताया, लेकिन हम एक थीम समझेंगे। 58 तक इंस्टेबिलिटी रही, किसके पास पावर आ गई? अयूब खान के पास। अयूब खान के अगेंस्ट में जो डिससैटिस्फैक्शन था, 65 का वॉर हारना एक मेजर फैक्टर रहा था, उसके चलते ही वाज फोर्स्ड टू गिव हिज पावर टू याह्या खान, अनदर मिलिट्री रूलर। ठीक है, अनदर मिलिट्री रूलर। अब देखो ये क्या होते हैं ना कि आप जैसे देखोगे अयूब खान, याह्या खान, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा। मैंने बताया ना, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कभी एक तरह से चला ही नहीं, और इन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर को बढ़ाया। तो अयूब खान भी प्रेसिडेंट, इधर यहां पे भी देखोगे तो मिलिट्री रूरल प्रेसिडेंट याह्या खान के पास में पावर आती है। तो अब याह्या खान का रूल कब से स्टार्ट होगा? 1969। ठीक है, 69 में पावर ले ली, ज्यादा लंबे समय नहीं चलेगा काम। 1971 में जो है, 1971 में जैसे अगर आप देखोगे तो उन्हें अपनी पावर छोड़ना पड़ेगी। क्यों? अभी समझ में आएगा। देखो याह्या खान को देख लेते, ये कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो इस तरह से अयूब खान जो है, अयूब खान के टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे, अयूब खान के टाइम पीरियड में क्या है कि ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है। ठीक है, और ये जो जनरल अयूब खान है तो ये वेस्ट पाकिस्तान से, तो वेस्ट पाकिस्तान हमेशा डोमिनेट कर रहा है। और यही चीज जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे मुजीबुर रहमान है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि थोड़ी ऑटोनॉमी मिले, और वेस्ट के जो रूलर्स हैं ऑटोनॉमी देना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये अंडरकरेंट चल रहा है, पैरेलल चीजें ध्यान में रखना। अब क्या होता है देखो, तो क्या बताया मैंने, जनरल याह्या खान के पास में पावर आ गई है। ठीक है, जनरल याह्या खान। अब जनरल याह्या खान को ऑब्जर्व करो अच्छे से, तमराज किलविश की तरह दिख रहे हैं थोड़े से। ठीक है, उनकी आईब्रो जितनी बड़ी है, मतलब आजकल के लड़कों की इतनी मूछें नहीं होती है। फाइन, खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे आप देखोगे जनरल याह्या खान का जो टाइम पीरियड रहा है, जब तक उन्होंने रूल किया, तो 69 में पावर ले ली अयूब खान से, 71 तक ही रूल कर पाए। ऐसा क्या हुआ था 71 में? तो देखो 71 में आप समझोगे ना, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर जो होता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर, और उसी के साथ साथ में जो ईस्ट पाकिस्तान में डिससैटिस्फैक्शन था, ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अपराइजिंग थी, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ड्यूरिंग याह्याज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस दी बांग्लादेश क्राइसिस। आया समझ में? जैसे मार्च 71 में मैंने बताया था कि वहां के लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, बोल दी हम वेस्ट पाकिस्तान से आजाद हो रहे हैं। बांग्लादेश वाला जो इशू है, इसको पैरेलली ध्यान रखना, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे बांग्लादेश की कहानी, तब मैं आपको और कनेक्ट करवा दूंगा, तब पॉलिटिकल सिनेरियो भी बताऊंगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ड्यूरिंग याह्याज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस, एंड आफ्टर अ वॉर विथ इंडिया इन 1971
ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। ठीक है, याह्या खान के टाइम मिलिट्री रूल में क्या होता है कि बांग्लादेश इशू बहुत ज्यादा तेजी से इमर्ज होता है, 71 का वॉर हारते हैं, पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन होता है, और उसी के चलते क्या है कि याह्या खान वाज फोर्स्ड टू हैव अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब देखो, तो आप जैसे देखेंगे तो उस 23 साल के लंबे टाइम पीरियड में क्या होता है, जब से आजादी मिली है उस 23 साल के लंबे टाइम पीरियड में अब इलेक्शन हुए हैं प्रॉपर, अब इलेक्शन हुए हैं प्रॉपर, कब? 71 में। ठीक है, याह्या खान का मिलिट्री रूल जो है खत्म होगा एक तरह से। ठीक, तो अब क्या होता है 71 के बाद में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो आफ्टर 71 वॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। अब देखो कहानियां बड़ी इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम स्लो चलें, लेकिन आपको समझाते चलूं सारी चीजें। क्या हुआ, तो हमने देखा कि जो याह्या खान थे, ठीक है, जनरल याह्या खान के टाइम पीरियड में क्या होता है, इलेक्शन होता है इलेक्शन, लेकिन वो इलेक्शन का जो आउटकम आता है ना, वो बांग्लादेश की आजादी से जुड़ा हुआ है। उसे हम जब नेक्स्ट वीडियो में बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे तो और कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन आपको यह समझना है कि जो मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, तो वो मिलिट्री रूल खत्म होगा। क्यों? क्योंकि मिलिट्री रूल वाज नॉट सक्सेसफुल टू डिफीट इंडिया। 71 की वॉर में हमने क्या दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। किसको? पाकिस्तान को, खास करके वेस्ट पाकिस्तान को। और उसी बीच में क्या होता है कि वहां इलेक्शन जो होते हैं, आई गेस 70 में ही इलेक्शन हो जाते हैं, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है ना, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी लीडरशिप के अंडर में आती है? जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, शायद पिछले वीडियो में जुल्फिकार अली भुट्टो के जगह मैंने क्या कह दिया था, शाहनवाज भुट्टो कह दिया था, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, मतलब वहां नामों में कंफ्यूजन हो गया था। बाकी जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, तो वो शाहनवाज भुट्टो के बेटे हैं। ठीक, शाहनवाज भुट्टो कौन, थोड़ा ध्यान करोगे ना तो आपको ध्यान आएगा कि हमने बुक 1 में जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जूनागढ़ के इंटीग्रेशन में बड़ी दिक्कत हुई थी। तो जूनागढ़ के वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन? शाहनवाज भुट्टो। तो पाकिस्तान से उनका रिलेशन और उनके बेटे, तो इस तरह से कहानी जुड़ी हुई है। वही भुट्टो है जूनागढ़ वाले। अब क्या होता है, मतलब वही फैमिली है जुल्फिकार अली भुट्टो की। लेकिन अगर बात करें तो इन्हें मतलब कह सकते हैं कि पाकिस्तान, देखो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो अब वो जो इनिशियल इंस्टेबिलिटी का फेज था, उसके बाद में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आती है, तो वो पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर में आती है। अब जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर में जैसे आप ये गवर्नमेंट को देखोगे ना, तो ये गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल थी। अब क्या होता है, ही केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 71 टू 77। इसमें कुछ समय के लिए क्या रहते हैं, वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन संभालते हैं, कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन संभालते हैं। लेकिन दिक्कत कहां होती पता है, तो उन्हें थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक माना जाता है, लेकिन उन्होंने जो इंटरनल रिवॉल्ट हो रहे थे, जैसे बलूचिस्तान में दिक्कत रहती है हमेशा, बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वहां पे आज भी दिक्कत है पाकिस्तान के। ठीक, वो इंडिपेंडेंस सीख कर रहे हैं, तो वहां पे क्या इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सारा सब कुछ हुआ। और एक चीज और बताता हूं, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो अयूब खान है, अयूब खान को भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करा था मिलिट्री जनरल। अयूब खान ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया उन्हीं प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, मिर्जा का। वैसे ही क्या होता है कि आप जैसे समझोगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने, ठीक है, ये है जुल्फिकार अली भुट्टो। देखो जुल्फिकार अली भुट्टो ने, अगर आप समझोगे, जिया उल हक को क्या किया था, मिलिट्री जनरल अपॉइंट किया था। और यही मिलिट्री जनरल जब देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट तेज हो रहे हैं, तो टॉपल कर देते हैं गवर्नमेंट को। किसकी गवर्नमेंट को? जुल्फिकार अली भुट्टो की। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री जो है पाकिस्तान के अपने आप को ऐसे रिपीट कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो मिलिट्री जनरल को अपॉइंट करते थे ना, वही मिलिट्री जनरल क्या करते थे, पलटा देते थे उनकी ही गवर्नमेंट को जब मिलिट्री जनरल्स को मौका मिलता था। और ये जो मिलिट्री एक्शन होता था, इसको जनता सपोर्ट भी करती थी। आगे समझ में आएगा क्यों। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना, यहां पे कुछ ही नाम बता रहा हूं, इसलिए ज्यादा नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रही ना कहानी। तो इनिशियल पीरियड इनस्टेबिलिटी से भरा हुआ था। अयूब खान, याह्या खान के बाद आप देखते हो तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो इनके टाइम पीरियड में कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो चला था, तो हम डेमोक्रेसी की बात करें, दो फेज चले, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी रही, लेकिन लंबे समय तक नहीं रही है। क्यों? तो द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। ठीक है, तो मिलिट्री की पॉपुलैरिटी और जो लोकल प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका सहारा लेते हुए जिया उल हक ने क्या कर दिया, पलटा दिया गवर्नमेंट को। किसकी? तो यहां बेनजीर भुट्टो लिखा है। बेनजीर भुट्टो कौन है? तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, ठीक है, मतलब ये जो है, ये इनकी बेटी है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे अभी आगे हम। यहां तक कहानी समझ में आ गई ना, तो पॉज ले लो, थोड़ा सा रिकॉल कर लो चीजों को। ठीक है, अब क्या होता देखो, द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक। जनरल जिया उल हक को उस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज जो किया है, रिलीजन लाइन पे, रिलीजियस लाइन पे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है, ठीक है, जिया उल हक ने। अब क्या होता है, अब देखो, हाँ एक और चीज,
क्या होता है, चीजों को ऐसे कनेक्ट करते चलो। पहली वॉर जो लड़ी गई थी 65 वाली, मतलब हम बात करें अगर, मतलब लाइन में दूसरी है लेकिन जो प्रेसिडेंशियल रूल्स की बात करें, तो अयूब खान के टाइम पीरियड में क्या होता है, तो आपने देखा अयूब खान के टाइम पीरियड में 65 का वॉर होता है। तो इसी कारण से ताशकंद के एग्रीमेंट में लाल बहादुर शास्त्री के साथ में उनकी फोटो दिखाई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में, वो थे। ठीक है, फिर जो दूसरी वॉर 71 की हारते हैं, ये पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो जाता है। फिर ईस्ट पाकिस्तान के साथ में रिश्तों को वापस से जोड़ना, मतलब बांग्लादेश जो बन गया ईस्ट पाकिस्तान, वो सब कुछ किसके अंडर में हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो के। ठीक है, तो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के साथ में, एक फोटो दिखाई थी मैंने आपको, तो वो कौन करता है, जुल्फिकार अली भुट्टो करते हैं। ठीक है, तो आप वॉर के टाइम से याद रख सकते हो, उससे आसान रहेगा कि हाँ 71 का जो वॉर था, तो उस समय पे फिर जो वॉर के बाद में सेटलमेंट हुए सारे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर में हुए। ठीक, अब जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को टॉपल करता है जियाउल हक। जियाउल हक अपने पास में पावर ले लेता है, तो अब पावर कंटिन्यूस थोड़ी ना रहेगी हमेशा किसी के अंडर में, तो जियाउल हक जो है, तो उनके अगेंस्ट में क्या होता है, देखो लोगों ने एक बार टेस्ट चख लिया किस चीज का, गवर्नमेंट का, तो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट तेज हो जाते हैं। तो जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स। तो 4-5 साल तो रूल किया, लेकिन 4-5 सालों के बाद में क्या उन्होंने एक तरह से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट फेस करना स्टार्ट कर दिया जनरल जिया उल हक ने। ठीक है, ऑनवर्ड्स एंड एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, तो आप जैसे देखोगे तो बेनजीर भुट्टो जो है, मैंने बताया ना जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है, तो जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट तेजी से चल रहे थे, उन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के चलते क्या होता है, जिया उल हक को भी क्या करना पड़ता है एक तरह से अपनी पोजीशन से। जिया उल हक का आई गेस शायद इनका असैसिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, इनको प्लेन क्रैश में मर जाते हैं, यही मरते शायद प्लेन क्रैश में, नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इनकी शायद डेथ होती है। और जिया उल हक ने क्या, देखो एक दूसरे को राइवलरी खत्म ऐसे भी होती है, जिया उल हक ने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो को चार्जेस में फंसा दिया, तो उनको भी एग्जीक्यूट करवा दिया, तो अपने दुश्मनों को छोड़ नहीं रहे थे पीछे। ठीक है, खैर पॉलिटिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं हम, तो अब क्या होता है, इलेक्शन होता है 1988 में, और 1988 के इलेक्शन के बाद में बेनजीर भुट्टो जो है, तो वो क्या बनती है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती है। ये चीज जो थी सरप्राइजिंग थी, एक इस्लामिक कंट्री में जैसे अगर आप देखोगे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती है, और इनफैक्ट क्या है, बहुत सारे फीमेल्स के राइट्स की बात करती, बहुत सारी फीमेल्स को इंस्पायर भी करती। तो अगर आप मलाला की बुक को पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि शी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम बेनजीर भुट्टो। आगे लेकिन इनके साथ जो होता है वो गलत होता है, अगर आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझेंगे तो। अभी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, तो पीरियड आफ्टर 1988, अब थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने आपको टाइमलाइन वाले वीडियो में बताया था क्या, कि 1988 से लगा के 91 तक ये जो टाइम पीरियड रहा, तो मैंने क्या बताया है, डेमोक्रेटिक फ्लरिशिंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो पाकिस्तान में जैसे देखोगे तो डेमोक्रेसी वापस आ गई, जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने, जुल्फिकार नहीं, क्या नाम, जिया उल हक को हटाने के बाद में क्या है, डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है, जिया उल हक के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो बेनजीर भुट्टो के पास पावर आ गई। ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही डेवलपमेंट हो रहे थे, वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बांग्लादेश की बात कहानी पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। नेपाल में भी इस टाइम पीरियड में जैसे देखोगे ना, तो मोनार्की के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था। आया समझो, तो टाइमलाइन में जो पॉइंट लिखा है वो बताता है कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। खैर 1988 के बाद का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द पार्टी ऑफ बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की पार्टी कौन सी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड द पार्टी ऑफ नवाज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ की जो पार्टी मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ को आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिसेंटली भी जैसे अभी के समय में वो रहे हैं, तो उस कारण से आप सभी लोग नवाज शरीफ को तो जानते हो। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में आप देखो तो क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन विच इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मिलिट्री रूल डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल जिया उल हक के टाइम पीरियड में, फिर डेमोक्रेसी आ गई है। अब चलो ठीक है, बढ़िया, डेमोक्रेसी आ गई, तो हैप्पी एंडिंग है क्या, नहीं, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन रहा है, शहनवाज मतलब नवाज शरीफ जो है इनके, और जो बेनजीर भुट्टो है इनकी पार्टीज के बीच में रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग पार्टी, ऐसा लग रहा है कोई जलसे वलसे की तैयारी हो रही है। पोस्टर कैसा बनाया है देखो, हमारे यहाँ से एडिटर पहुंचा देंगे इनके लिए थोड़े से। चलो ये हो गया, उसके बाद में क्या होता है देखो, तो दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 तक क्या हेल्दी कंपटीशन रहा है, 10 सालों का ये जो फेज रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद फिर से आर्मी स्टेप्ड इन एंड अगेन जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अब देखो ये ऐसा भी नहीं कि पूरे टर्म कंप्लीट किए होंगे, अगर 1988 से भी आप देखोगे ना, तो 2-3 साल तक क्या रहता है, बेनजीर भुट्टो की पार्टी रहती है पावर में, उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगते हैं, उनकी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। नवाज शरीफ जीतते हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगते हैं, उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, फिर बेनजीर भुट्टो जीत जाती है। तो इस तरह से मतलब टच एंड गो चल रहा था कार्यक्रम पूरा। ठीक है, और इसी बीच में 1999 में ऐसा क्या होता है, तो आप इंडो पाक वॉर के साथ में
वहां की पॉलिटिक्स समझ सकते हो। 65 की वॉर ने क्या बदलाव लाया, 1965 की वॉर ने क्या बदलाव लाया, तो अयूब खान से याया खान पावर में आ गए, ठीक है। 71 की वॉर की अगर हम बात करें 1971, तो इससे क्या हुआ कि याया खान का रूल हटा और किसके पास पावर आ गई, आप देखोगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो के पास में आ गई है, ठीक है। फिर एक और वॉर जो हुई, कौन सी, 99 में, कारगिल। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, तो उसके चलते क्या है, कारगिल, देखो वही है कि जब जब क्या होता है कि आपको ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तान में प्रेसिडेंट भी हो, उन्होंने इंडिया के हाथों मार खाई है, ठीक है, हार खाई है जो कहना है, तो उससे क्या होता है, उससे शिफ्ट ऑफ पावर देखने को मिला है। तो 1999 की जो कह सकते हैं कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान हार खाता है ना, उसके बाद में क्या होता है, वापिस वो मिलिट्री सपोर्ट बढ़ने लगता है। तो वहां पे अब देखो शहनवाज मतलब नवाज शरीफ जो है, तो नवाज शरीफ ने भी अपनी पार्टी में मिलिट्री जनरल बनाया, किसको, परवेज मुशर्रफ को। हिस्ट्री रिपीट कर रही है, तो वही परवेज मुशर्रफ ने बाद में नवाज शरीफ की पार्टी को पलटा दिया, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पे, क्या होता है, तो जनरल मतलब यहाँ पे फिर से मिलिट्री रूल लगेगा, एंड आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आफ्टर 1999, ठीक है। 1999 के बाद में क्या होता है, नवाज शरीफ जो है, तो नवाज शरीफ को हटा दिया जाता है। अब नवाज शरीफ का चेहरा देखो आप, ठीक है, तो नवाज शरीफ को किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया। समझ में आ रही ना कहानी, आता है कि एक बार लास्ट में और रिकॉल कर लेंगे। तो फिर क्या आता है, मिलिट्री रूल अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में अब मिलिट्री रूल आ गया है। समझ पा रहे हो ना, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। और ये कब तक रहेगा देखो, तो जनरल परवेज मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, मिलिट्री कू हुआ, ठीक है, मिलिट्री कू होने के बाद में क्या देखते हो आप कि पावर मिलिट्री जनरल ने ले ली अपने पास में, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अब उन्होंने अपनी पावर को लेजिटिमाइज करवाने के लिए क्या है, झूठ मूठ के नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन टाइप से कंडक्ट करवा दिया, रेफरेंडम करवा लिया, लोगों से पूछ लिया कि मैं अपने आप को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहा हूं, आप वोट करो। लोगों ने ना भी वोट करा, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया, ठीक है। प्रेसिडेंट बनाने के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में कर ली है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहां पे, उसको बदल के उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर आ गई है। और अपने टर्म को अगर जैसे देखोगे तो 1999 में पावर में आने के बाद से उन्होंने 2008 तक क्या करके रखा, अपने टर्म को बनाए रखा। लेकिन 2008 में फिर क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, और 2008 के बाद में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान टिल नाउ, होपफुली, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई ना, मिलिट्री रूल आया जनरल परवेज मुशर्रफ का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से क्या है, अपने पास में पावर ले लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्टेड लीडर भी बना लिया, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं थे क्योंकि इलेक्शंस वगैरह क्या है, प्रॉपर नहीं थे। तो उस तरह से मिक्स ऑफ मिलिट्री डेमोक्रेसी रूल आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। देखो, आई होप आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई कि क्या हुआ पाकिस्तान में, किस तरह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन चलता रहा, ठीक है। तो पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी रूल्ड बाय आर्मी, दो द आर्मी रूल हैव held some elections to give their rule democratic image, but those elections were not democratic, ठीक है। कहने को इलेक्शंस है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। अब ये कार्टून को देखो आप थोड़ा सा, ठीक है, इस कार्टून को देखो, इस कार्टून पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके भी हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कार्टून क्या बता रहा है, देखो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा इंसान कौन है, तो मुशर्रफ लिखा ही है, ठीक है, चश्मा लगा है, तो इस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द डुअल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड एज दी आर्मी जनरल, ठीक है, आर्मी जनरल की तरह, और कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट की तरह जो बता रहे थे। अब ये कैलकुलेशन बच्चों को समझ नहीं आती है, तो सबसे पहली चीज तो आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। तो परवेज मुशर्रफ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहे कि मैं हमेशा से कैलकुलेशन पे बहुत अच्छा रहा हूं। कैसे, तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो सिविलियन ड्रेस में है। सिविलियन ड्रेस में है मतलब क्या है कि वो प्रेसिडेंट की तरह है, प्रेसिडेंट की तरह है, लेकिन उनके, और ये मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि मिलिट्री पोजीशन को अगर आप हटा दोगे उनकी सिविल पोजीशन से, माइनस का साइन लगा ना पीछे, मतलब क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और उनके पास में मिलिट्री पावर नहीं है ना। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे इंसान की कोई जरूरत ही नहीं है, उनकी पावर कितनी रहेगी, जीरो। आगे समझ में कि सिर्फ प्रेसिडेंट, उसके पास मिलिट्री पावर नहीं तो किसी काम का नहीं है, ठीक। तो बोलते हैं इस कारण से ये तो जीरो पावर वाली सिचुएशन हो गई है। अब क्या है, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, मिलिट्री पावर है उनके पास, सॉरी मिलिट्री पावर है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, मतलब डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी नहीं है। तो माइनस करोगे ना तो उनकी पावर क्या है, 1 ही रहेगी, मतलब पावर अभी भी है लेकिन पावर 1 ही है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब अगर वो मिलिट्री रूलर तो है ही है, उसी के साथ साथ में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर भी बन जाते हैं। तो क्या है, देखो मिलिट्री पावर और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द सेंस कि
लोगों का सपोर्ट मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके पास पोजीशन आ गई है। वो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से भी मिल सकती है, जो हमने देखा यहाँ पे कि उन्होंने रेफरेंडम वगैरह कंडक्ट करवाए, 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवा के अपने आप को प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर ले लिए, ठीक है, ये पावर ले लिया उन्होंने कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली तक को हटा सकता है, प्रेसिडेंट के पास में ये पावर आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सिस्टम सही रहेगा कि मेरे पास डेमोक्रेटिक पावर भी रहे, मिलिट्री पावर भी रहे, तो ये जो मेरी कैलकुलेशन है मुझे सबसे ज्यादा पावर मिलाती है, 2 कर देती है। समझ पा रहे हो ना कार्टून का एसेंस क्या है? तो उन्होंने यहां पे बताया है कि मेरे पास लेजिटिमेट पावर है, मिलिट्री पावर भी है और डेमोक्रेटिक पावर या फिर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है, और इसी से मेरी पावर सबसे ज्यादा होगी। और वो कहते हैं यस आई एम वेरी गुड एट कैलकुलेशंस, ठीक है, ये कहानी रही है। खैर फिर क्या बता रहा हूं मैं आपको कि सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। अब क्या होता है, 2008 में इनकी पावर खत्म होती है और तब से कौन रूल कर रहा है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो अब देखो इतनी पूरी कहानी, और आज भी जैसे आप देखोगे ना तो 2008 के बाद से मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर हुए, कुछ कम सालों के लिए हुए हैं, फिर जैसे नवाज शरीफ का आपने देखा एक अच्छा खासा टर्म पीरियड कंप्लीट किया, अभी इमरान खान है। तो ये अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फेज रहा है उनका और सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक फेज रहा है। होपफुली ये चलता रहे, आगे कोई मिलिट्री रूल ना आए, ठीक है, क्योंकि आपने हिस्ट्री जो देखी तो उसमें क्या है, मिलिट्री डेमोक्रेसी, मिलिट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मिलिट्री, सभी तरह के रूल रहे हैं, ठीक। तो अब यहां पे एक सवाल ये जो बनता है, आपका क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में देखो, ये पॉलिटिकल सक्सेशन नहीं पूछा जाएगा, वो तो आपकी समझ के लिए है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अगर आपको सवाल बनता है तो वो क्या बनता है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, ठीक है। और अदर वे राउंड क्या पूछा जा सकता है कि व्हाई मिलिट्री रूल इज पॉपुलर, ठीक है, मिलिट्री रूल क्यों पॉपुलर है, या फिर डेमोक्रेसी स्टेबल क्यों नहीं रही पाकिस्तान में। आ गया सवाल समझ में? अब देखो कारण है इसके पीछे, द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लेड टू फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। तो क्यों एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही है? क्योंकि आप जैसे पाकिस्तान को समझोगे, ठीक है, पाकिस्तान को जैसे समझोगे आप, तो पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रोविंसेस है, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है, पंजाब, तो ऊपर नॉर्थ वेस्ट वाला, तो ये जो प्रोविंसेस है ना, इन प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस जो है, जैसे हमारे यहाँ भी आप देखते हैं ना स्टेट्स हैं सारे, लेकिन कुछ स्टेट्स इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस है, यहाँ की जो मिलिट्री लीडर्स, अधिकतर मिलिट्री लीडर्स पंजाब प्रोविंस से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रिलीजियस लीडर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद में लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हो गई, जो बड़े बड़े जमींदार टाइप से हैं, उन लोगों का इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है, ठीक है, उन लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, वही लोग मिलिट्री को डोमिनेट करते हैं। और अब क्या होता है कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी ना, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना क्यों जरूरी हो जाता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट में किसकी चलेगी? जनता की चलेगी। और ये जो कह सकते हैं कि पावर ओनिंग क्लास है पाकिस्तान की, वो कभी नहीं चाहेगी कि जनता की चले, जनता की चलेगी मतलब उनकी पावर कम होगी। तो इसी के चलते क्या है कि वो मिलिट्री गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं वहां के पावर ओनिंग क्लास, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाते हैं। आगे समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझना होगा कि पाकिस्तान आज भी क्या है, प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो कह सकते हैं कुछ रिच एरिस्टोक्रेट क्लास, जो पावर ओनिंग क्लास रहती थी, उनका डोमिनेंस आज तक खत्म नहीं कर पाया है, ठीक है। और यही एक कारण भी रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए हैं, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान कल्चरली बिल्कुल अलग हो गया, बंगाली कल्चर डोमिनेट करता है, ठीक है, वहां पे बंगाली लैंग्वेज हो गई। और ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये उर्दू थोप रहे थे वहां पे, ठीक है, उर्दू थोप रहे थे कहां पे, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, आज जो बांग्लादेश है। तो एक कारण ये भी रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि अब थोड़ा पूरा इन जनरल पाकिस्तान की हिस्ट्री समझ में आ गई, तो कनेक्ट करने में आसानी होगी, हम वहां और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ना समझ में? तो ये एक कारण हो गया कि जो मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में रहे, और इसीलिए बार बार क्या देखते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर दी जाती है पाकिस्तान में। फिर क्या है, पाकिस्तान कंफ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। अब क्या होता है ना, कंफ्लिक्ट है आपके किसके साथ में? इंडिया के साथ में। तो उसके चलते डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या करेगी? और वही कारण है, बेनजीर भुट्टो का बताना मैं भूल गया आपको। बेनजीर भुट्टो जब पावर में आती है, तो बेनजीर भुट्टो पावर में आती है 2008 में, क्या है, वो इलेक्शंस, जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं ना, तो उस समय पे इलेक्शन लड़ने की बात करती हूं, सुनना अच्छे से। तब क्या होता है, उनका असैसिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी तालिबान जो है वो उनको असैसिनेट कर देते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी जो डेथ होती है ना, तो उनकी डेथ के पीछे का कारण यही था, वो क्या बोल रही थी कि हम इलेक्शन जीतते हैं तो इंडिया के साथ जो इश्यूज है उनको क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, वुमेन के इशू के, वुमेन के एम्पावरमेंट के बारे में सोचा जाएगा, जो फंडामेंटलिस्ट, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्लब किया जाएगा। तो उसी के चलते जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी तालिबान जो है, उन्होंने क्या कर दिया,
बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन कैंपेन में ही रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया। तो उस तरह से बहुत ब्लडी पॉलिटिक्स रही है कहां की, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। और देखो कन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ में हमें बताया ना कि सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, तो वहां की जो मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, उन्हें पता है कि इंडिया के साथ में कन्फ्लिक्ट को जिंदा रखेंगे तो इससे क्या है कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो है कि सूडो नेशनलिस्ट फोर्सेस, बदला ले लो, मार लो, पीट लो, तो वो लोग हमेशा किसको सपोर्ट करेंगे, प्रो मिलिट्री ग्रुप को ही, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर क्या इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते सुलझाने की बात करेगी ना, तो वो गवर्नमेंट को पॉपुलर मैंडेट, पॉपुलर सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। और यही होता है, देखो यही कारण है, ऐसे समझा जाता है पॉलिटिक्स को, कि आप देख लेना कि चाहे नवाज शरीफ की बात कर लो, चाहे इमरान खान की बात कर लो, वो अगर ज्यादा इंडिया की तरफ टिल्टेड दिखेंगे ना तो मिलिट्री रूल उनको हटा देगा। तो वहां के लीडर्स चाह के भी वो इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने की बात नहीं कर सकते हैं, और ये होता है। ठीक है, जैसे शहनवाज कह रहा हूं फिर से, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं उनका, हाँ, बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो ने जैसे क्या किया, प्रयास किया था कि चीजों को सुधारा जाए, तो असैसिनेट कर दिया गया। उनके पिताजी की अगर हम बात करें तो उनको भी क्या है, इस तरह से मिलिट्री रूल ने ओवरथ्रो कर दिया। ठीक, तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसा एस्पेक्ट है जो होना नहीं चाहिए लेकिन है, और इसी कारण से क्या कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब इस पर हम डिस्कशन अगर करेंगे तो 4 दिन तक डिस्कशन करते रह सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको 2 रीजन समझ में आए कि क्यों वहां पे स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया ना। प्रो मिलिट्री ग्रुप्स को हमेशा सपोर्ट इसलिए मिलता है क्योंकि प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हमेशा एंटी इंडियन बातें करते हैं। अगला क्या है, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेशन। अब क्या है, ये पॉइंट समझना, इंटरनेशनल सपोर्ट जो है ना, तो जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। इंटरनेशनल सपोर्ट यानी जैसे आप यूएसए वगैरह को भी देखोगे तो वो यही चाहेंगे कि मिलिट्री रूल ही बना रहे। कारण है उसके पीछे, कारण मैं समझाता हूं। देखो कारण क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर समझोगे ना, उन्हें क्या है, उन्हें ये कोल्ड वॉर वाले एरा में चले जाओ आप, उस टाइम पीरियड में क्या कि अफगानिस्तान के क्राइसिस को सुलझाना है। ठीक है, अफगानिस्तान के क्राइसिस को सुलझाना है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो उतना ध्यान नहीं देगी। मिलिट्री गवर्नमेंट जो है, वो मिलिट्री गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी, मतलब मिलिट्री रूल जो रहेगा, तो वो एक तरह से मिलिट्री रूल वेपन्स परचेस करना, वेपन्स खरीदना, बेचना, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट देना, ये सारा सब कुछ चलता रहेगा। ठीक, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कहां पे, पाकिस्तान में, और जो है चाहते हैं कि क्या कि कोई डेमोक्रेटिक सेटअप ना आए। ठीक है, और उससे क्या है कि मिलिट्री रूल जो है फर्दर कंटिन्यूड है। तो एक तरह से समझ लो कि पाकिस्तान को एक तरह से क्या किया जाता है, पॉन की तरह, प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। फिर क्या है, लेकिन अगर आप यहां पे एक चीज समझोगे ना, तो लोगों की क्या चाहत, तो व्हाइल डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स इन द कंट्री। Pakistan has a courageous and relatively free press and a strong human right movement. ठीक है, this is the point to be considered. आपने रिसेंटली देखा होगा तो एक मीम भी चला था। ठीक है, मीम के फॉर्म में उड़ा था, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस समझो। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ठीक है, तो उनकी मिनिस्टर्स जो हैं, तो उनके मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, मिनिस्टर्स लेट हो गए, तो जो प्रेस थी ना, उन्होंने अपने अपने माइक उठा के चल दिए, बोल दिया कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर से हम क्या सवाल करें। मतलब पाकिस्तान की प्रेस जो है बहुत करेजियस है। वहीं पे आप देखोगे तो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में अगर बात कर लो, वहां पे भी लोग जो है तो ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह होता है, तो प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा आपको। पाकिस्तान की इंटरनल पॉपुलेशन जो है तो वो अलग चीज चाहती है, और लेकिन वो मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री पॉलिटिकल नेक्सस जो है ना, वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखा हुआ। और दिखती बात है कि बूंद बूंद से घट भरता है। फिर क्या होता है, एक समय पे सैचुरेशन आता है और फिर प्रोटेस्ट होते हैं, वो समस्या रहती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज्ड द मिलिट्री ऑथोरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजंस। मैंने बताया ना, ठीक है, उनका अपना रूल, मतलब अपना, और क्या रीजन है वेस्टर्न इंटरेस्ट का, या फिर कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो क्यों डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट नहीं करती है, ये कारण है। देयर फियर ऑफ थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। उनका यह मानना है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म जो है, ठीक है, वो पाकिस्तान की धरती पे पनप रहा है। ठीक है, मिलिट्री रूल रहेगा, तो मिलिट्री रूल क्या करता है, मिलिट्री रूल एक तरह से टेररिज्म को चैलेंज, टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करता है, ये परसीव किया जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मिलिट्री रूल ही कभी कभी क्या करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, खास करके कश्मीर इशू पे अगर देखा जाए। ठीक है, तो अफगानिस्तान में तो चलो क्या है कि खत्म करने की बात कर रहे हैं वो टेररिज्म को, पाकिस्तान की मिलिट्री, लेकिन आप कश्मीर में तो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो ना, तो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं तो वो अपना इंटरेस्ट ऐसे सिक्योर करती है कि देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल्ड ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hand of these terrorist group, ठीक है, the military regime in Pakistan has been seen, ऐसा
परसीव होता है कि मिलिट्री रिजीम जो है वो क्या ज्यादा बेहतर है एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन दी वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, और इसी कारण से वेस्टर्न नेशन जो है तो एट टाइम्स क्या करते हैं, वो मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, या तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आई होप यू एंजॉयड इट। एक इंसाइट मिला आपको, सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो ये इतनी स्टोरी समझ ली ना आपने, तो आपने साउथ एशिया का थोड़ा वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझ लिया। अब यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, उसमें और ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप बैकग्राउंड जान चुके हो एक। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश में जो मूवमेंट्स हैं, वो कैसे एसोसिएटेड है। फाइन, मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, उन्हें सर्च करना है। अगर वहां दिक्कत जाती है तो आप सिंपल से गूगल पर magnetbrains.com सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट में आपको क्या करना है, आप जिस भी क्लास में क्लास सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में क्या है कि उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स, टॉपिक्स सारे सब कुछ सामने होंगे। ठीक है, जो वीडियो देखना है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक पे क्लिक करो और आपके सामने वो वीडियो लेक्चर होगा। अपना सिलेबस घर बैठे आसानी से कंप्लीट करो। और ये किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सभी क्लासेस के लिए आप कर सकते हो। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।